शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप तक आपके लिए लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज के अलग अलग मुद्दे, उनसे जुड़ी हुई कई तरह की बातें, उनकी समस्याएं, उनके समाधान और उनकी अपनी प्रतिभा आपके सामने लेकर आते रहते हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी हम कई तरह की सूचनाएं और कार्यक्रम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग से डॉक्टर आरुषि, और इनकी जानकारी का जो विषय है वो है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। और आज इस कार्यक्रम में ये विस्तार से बता रही हैं राज्य की उत्पत्ति के जो आंगिक सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में, कि अगर राज्य को एक जीवित प्राणी माना जाए तो किस तरह से एक राज्य के निर्माण में जो राज्य के तत्व हैं, कौन सा तत्व, कौन सा अवयव किस अंग की तरह काम करता है राज्य में। तो ये सारी जानकारी डॉक्टर आरुषि आपके लिए लेकर आ रही हैं। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। 91.2 एफएम पर आप इसे सुन रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं विश्वविद्यालय परिसर से। मैं आरुषि, राजनीति विज्ञान विभाग से। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का पेपर थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कि पेपर कोड है BAPS 101, इसका विषय हम राज्य का सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज हम लोग खास तौर पर राज्य क्या है, जो सामान्य चीज़ें हैं राज्य को लेकर, जो बिल्कुल हमारे जनरल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर बात करेंगे। और उसके अलावा हम जो राज्य की जैव या आंगिक सिद्धांत जिसे कहा जाता है इंग्लिश में ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट, इस पर आज हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले राज्य, जब हम राज्य की बात करते हैं तो हम पहले इसे साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस के लर्नर्स हैं हम सभी। और राज्य जो है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए एक विषय है। राज्य क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये इसका जो स्वरूप है वो किस प्रकार का होता है। और जैसे कि राजनीति विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि राज्य की विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। बहुत से दार्शनिकों ने अलग अलग तरह से राज्य को एक्सप्लेन किया है। और वर्तमान में जो राज्य है वो राज्य जो है वो पहले के सिद्धांतों से आज के सिद्धांत में जो अंतर है उसको हम समझेंगे। तो राज्य के जो सिद्धांत है इसमें हम कोशिश करेंगे कि एक अलग अलग सिद्धांतों को हम कवर कर सकें। इसकी जो मैं शुरुआत करना चाहूंगी वो इस तरह से कि साधारण भाषा में जो राज्य है वो क्या है। तो जब भी हम राज्य की बात करते हैं तो जब समाज राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है तो उसे राज्य कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि एग्जैक्टली राजनीतिक रूप से संगठित होने का मतलब क्या है। तो जब हम इसके बारे में समझेंगे, अब जैसे हमारे सामने यहाँ पर कुछ 2-3 अलग अलग शब्द आए हैं। हम जब समाज की बात करते हैं, यहाँ पर समाज की बात की जा रही है, यहाँ पर अपने आप में लग रहा है कि समाज भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है कि राजनीतिक रूप से संगठित होने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम जनरली होता क्या है कि हम लोग समाज और राज्य, इन दोनों के बीच का जो अंतर है इसको नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इन दोनों के जो शब्द हैं समाज और राज्य, इन दोनों का जो अंतर है उसको समझने की कोशिश हम करेंगे। समाज की जब हम बात करते हैं तो इसके जो है 2 सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व हैं, जो इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं, वो है हमारा भूभाग और दूसरा है हमारी पॉपुलेशन, जिसे हम कहते हैं जनसंख्या। भूभाग जिसे टेरिटरी कहा जाता है, और उसी टेरिटरी में रहने वाले लोग, ये जो 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, हमारी टेरिटरी और हमारी पॉपुलेशन, ये मिलके जो है एक सोसाइटी बनाते हैं। जो एक समाज है उस समाज में आपको ये 2 एलिमेंट जरूर दिखेंगे। वहां पर एक लैंड होगा और उस लैंड में रहने वाले लोग होंगे।
अब ये भी एक बात है कि जब इतने ज़्यादा लोग एक साथ रह रहे होंगे तो ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है कि लोगों के बीच में हितों का टकराव होगा। जो स्थिति है वो सामान्य तो नहीं होगी, थोड़ा संघर्ष की स्थिति होगी। तो अब ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष की स्थिति को कैसे सामान्य स्थिति में बदला जाए, इसके लिए यही हमारा मेन पॉइंट है। यहीं से हमारे राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत लोगों ने बताए हैं। ये जो अभी हम समझ रहे हैं, ये तो हम बिल्कुल सामान्य भाषा में अलग अलग सिद्धांतों को मिलाकर हमने एक राज्य को समझने की कोशिश की है और समाज को अपने भाषा में साधारण शब्दों में समझने की कोशिश की है कि जो है इस समाज में जनसंख्या होगी, लैंड होगा, लोगों के मध्य संघर्ष होगा। उस संघर्ष को निपटाने के लिए कोशिश की जाएगी कि एक ऐसी संस्था हो जो समाज में हो रहे संघर्षों का समाधान कर सके। तो जब किसी समाज में सरकार और संप्रभुता, इन दो तत्वों का समावेश हो जाता है, तो वह समाज राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है। तो अभी जहां इससे पूर्व हम लोग सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर चर्चा कर रहे थे, टेरिटरी और पॉपुलेशन, वहीं अब जब कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ तो कन्फ्लिक्ट के बाद हमने 2 और एलिमेंट्स पर बात करनी शुरू की। एक गवर्नमेंट पर हमने बात करनी शुरू की और दूसरा हमने बात की सोवरेनिटी पे, जिसे संप्रभुता कहा जाता है। इन दोनों तत्वों के समावेश से क्या हो जाता है कि जो समाज है वो राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है। जब वह संगठित हो जाता है तो यही संगठन जो है हमारा राज्य कहलाता है। इस तरह ये देखा जा सकता है कि जो राज्य नामक संस्था है, इसके 4 मुख्य तत्व हैं। इसका पहला तत्व है हमारा भूभाग, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। राज्य अपने आप में जो है वो एक राजनीतिक और विधिक संस्था भी है। अब जैसे इसमें हमने टेरिटरी और पॉपुलेशन को तो समझ लिया है, गवर्नमेंट का भी हमारी समझ है। अब यहाँ पर जो सोवरेनिटी है, इसे जो है राज्य के अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण जो है एलिमेंट माना जाता है, क्योंकि संप्रभुता होने से वह, जैसे कि राज्य का जो मेन उद्देश्य है, का जो मुख्य जो उसका उद्देश्य है कि एक तो संघर्षों का निपटारा करना तथा साथ ही साथ जो हमारी सुरक्षा है, आम जो व्यक्ति है, जो हमारी जनसंख्या है, लोग हैं, उन लोगों की जो है सुरक्षा करना भी राज्य का उद्देश्य है। तो सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि जो हमारे पास आंतरिक और बाह्य रूप से पूरे पावर हो, मतलब हम आंतरिक मामलों को जिस तरह से डील कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम देश के बाहर भी अपने लोगों के, अपनी जनसंख्या की बात कर सकें। अब जब हम लोग बात करते हैं, अब हमने एक स्ट्रक्चर देख लिया कि अच्छा, एक जो राज्य है वो उसके पास अपना लैंड भी होगा, उसके पास अपनी पॉपुलेशन भी होगी, उसकी अपनी गवर्नमेंट भी होगी और उसके पास सबसे इम्पोर्टेंट सोवरेनिटी होगी। क्योंकि हम राज्य की बात कर रहे हैं तो राजनीति विज्ञान में राज्य, हम जैसे भारत है उसे भी स्टेट कहा जाता है, क्योंकि ये चारों ही एलिमेंट हमारे देश के पास हैं। तो जब हम भारत की बात करते हैं कि ये एक राज्य है, तो जो राज्य है, क्या राज्य हमें दिखता है? राज्य हमें इस तरह से तो नहीं दिख रहा है। राज्य हमें अपने एलिमेंट्स के थ्रू दिख रहा है। अगर हमें राज्य का अस्तित्व देखना है तो हम इसके एलिमेंट्स को ध्यान में रखेंगे। अगर हमें भारत को एज अ स्टेट देखना है तो हम क्या करेंगे? हम भारत की पॉपुलेशन को देखेंगे, हम भारत की टेरिटरी को देखेंगे, हम भारत की गवर्नमेंट को देखेंगे, हम सोवरेनिटी को देखेंगे कि इंटरनेशनली हमारा जो स्टेट है वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अपने जो बॉर्डर है, अपने एरिया को सिक्योर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट किस किस तरह के इनिशिएटिव ले रही है। तो ये क्या है? ये हमारा स्टेट होता है। इसको कहा जाता है कि राज्य जो है वह एक अमूर्त संस्था है जो कि हमारे जीवन में संघर्षों के समाधान और हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। तो ये तो है, हमने राज्य को जो बिल्कुल सामान्य भाषा में समझने का प्रयास किया। अब हम, क्योंकि हम राजनीति विज्ञान में जो विभिन्न दार्शनिकों ने राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत दिए हैं, राज्य क्या है, प्लेटो क्या कहते हैं, अरिस्टो क्या कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो राज्य के जैव या आंगिक सिद्धांत से हम करेंगे और साथ ही साथ हम इसको भारतीय जो परिप्रेक्ष्य है उस पर भी हम बात करेंगे। उसमें हम मनुस्मृति,
शुक्र नीति कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उन्होंने राज्य के जो साप्तांग सिद्धांत की बात की है, उस पर हम बात करेंगे। तो राज्य का जो जैव या आंगिक सिद्धांत है, ये राज्य का सबसे पुराना सिद्धांत है। इसमें जो राज्य की तुलना की जाती है वो एक जीवित प्राणी से की जाती है और व्यक्तियों या उनके समूहों को इस प्राणी के भिन्न भिन्न अंग माना जाता है। इसमें ये किया जाता है कि जिस तरह से व्यक्ति के अलग अलग शरीर के जो अंग हैं, उसी से जो है राज्य के स्टेट की जो एलिमेंट्स स्टेट है उसकी तुलना की जाती है, उसको कंपेयर किया जाता है। अगर हम भारतीय चिंतन परंपरा की बात करें, जिसमें हम मनुस्मृति, शुक्र नीति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो है साप्तांग सिद्धांत की बात की, तो वहां पर भी हमें यही थ्योरी मिलती है। राज्य की उत्पत्ति की आंगिक सिद्धांत या जैव सिद्धांत ही मिलता है। अगर हम यहाँ पर कौटिल्य पर बात करते हैं, तो कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों का विवरण देते हुए हर एक अंग के महत्व को दर्शाने के लिए उसकी जो तुलना है वो मानव शरीर के उपयुक्त अंग से की है। उपयुक्त अंग से मतलब ये है कि जैसे अगर हम इसी कौटिल्य की धारणा के अनुसार अगर हम इसे समझना चाहेंगे, तो कौटिल्य की जो साप्तांग सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने राजा, आमुत्य, मित्र, कोश, सेना, दुर्ग, पुर, इनकी बात की है, प्रजा, ये इन्होंने जो है कौटिल्य ने ये साप्तांग बताए हैं एक राज्य के। तो इनको उन्होंने क्या किया है, मनुष्य के शरीर के अंगों के साथ जोड़ा, उपयुक्त अंग। जब हम राज्य में राजा की जो भूमिका है, जैसे कि वो हमें पता ही है कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो राजा वैसे ही अगर हम अपने शरीर की बात करते हैं, एक व्यक्ति के शरीर की जब हम बात करते हैं, तो ये जो हमारा व्यक्ति का जो सर है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे शरीर में, हमारे सर का। तो उसी प्रकार राज्य में जो राजा है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो उन्होंने राजा को जो है सर बताया है, सर के साथ उसकी तुलना की है। ठीक उसी प्रकार जो मंत्री है, जिसे अमात्य उन्होंने कहा है, तो जिस तरह से हमारे सर में हमारी आंखों की भूमिका है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने जो है राज्य में जो अमात्य की भूमिका का वर्णन किया। उन्होंने मंत्री की जो तुलना है वो मनुष्य की आंखों से की है। तो इसी तरह उन्होंने हर एक अंग के साथ राज्य के जो अंग हैं उनको जोड़ते हुए उनकी तुलना की है और उपयुक्त अंग के साथ उसको जोड़ने का प्रयास किया है। तो बेसिकली वो जो है, क्योंकि उनको जो विश्लेषण का आधार रहा है, उन्होंने ये कहा है जिस तरह से एक जीवित प्राणी होता है, ठीक उसी प्रकार जो राज्य है वो भी जीवित प्राणी ही है, या वो भी उसको मतलब इस तरीके से इमेजिन किया गया है। अब अगर हम हम आंगिक सिद्धांत की मान्यताओं की बात करते हैं, जिससे हम इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, तो इस विचारधारा या ये इस सिद्धांत को मानने वाले जो दार्शनिक रहे हैं, उनका ये कहना है कि राज्य जो है वो एक प्राकृतिक संस्था है, मतलब कि नेचुरली वो है, ये स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो मनुष्य है वो स्वाभाविक रूप से राज्य बनाकर ही रहते हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चले जाएंगे, अभी हम यहाँ पर क्योंकि ये ऑर्गेनिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे और इसकी हम तुलना करेंगे, फिर इसको हम क्रिटिसिज्म करेंगे कि आज के टाइम पे हम ये किस तरह से रिलेवेंट नहीं है, किन किन आधारों पर हम इसको इररिलेवेंट बताया जा सकता है। उनका ये मानना है कि जो मनुष्य है वो स्वाभाविक रूप से राज्य बनाकर रहते हैं। ये जो सिद्धांत है वो राज्य और व्यक्ति के परस्पर संबंध का एक ऐसा प्रतिरूप स्वीकार करता है जैसे शरीर और उसके अंगों में पाया जाता है। जैसे शरीर से कोई भी अंग अगर कट जाता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, ठीक वैसा ही यदि कोई व्यक्ति राज्य से अलग हो जाता है या किसी व्यक्ति को राज्य से अलग कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो निरर्थक हो जाता है। तो सामान्य भाषा में हम ये कहेंगे कि मतलब यहाँ पर जो शरीर है, शरीर की जो तुलना है वो राज्य से की गई है। तो यदि हमारा पूरा शरीर है, हमारे पूरे शरीर से यदि हाथों को अलग कर दिया जाए तो हमारा जो हाथ है वो अपने आप में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यदि वो हाथ हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है तभी वो अपने काम कर पाएगा, तभी उसका अस्तित्व रहेगा। उनका ये मानना है कि जो व्यक्ति है वो राज्य का एक अंग है। तो ये अगर कोई व्यक्ति राज्य से अलग होता है तो वो व्यक्ति जो है अस्तित्वहीन हो जाएगा, तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा।
अब ये जो सिद्धांत है वो प्लेटो और अरिस्टो के समय से ही चल रहा है। तो प्लेटो कहते हैं, जैसे कि प्लेटो का जो ये कथन है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में भी बार बार पूछा जाता है और इसकी विवेचना करने पर भी बार बार आता है कि ये जो प्लेटो कहते हैं कि राज्य जो है वो व्यक्ति का ही वृहद रूप है। तो स्टेट इज द इंडिविजुअल रिट लार्ज। तो ये क्या है, जैसे उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया है तो इसके अनुसार वो क्या कहते हैं, इसके अनुसार क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्लेटो ने जो है एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी और ठीक इसी से जो है वो जो हमारा न्याय का जो उनका सिद्धांत है वो जुड़ा हुआ है। तो अपने इस कोट के थ्रू, अपनी इस स्टेटमेंट के थ्रू वो अपने आदर्श राज्य को एक्सप्लेन करते हैं कि एक आदर्श राज्य जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए और उसमें जो न्याय की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो अपने इस कोड के थ्रू कि राज्य तो व्यक्ति का ही वृहद रूप है। उनका ये कहना है कि व्यक्ति के व्यवहार के 3 स्रोत हैं। अगर हम सोर्सेस कहेंगे कि व्यक्ति के व्यवहार में 3 तरह की चीजें पाई जाती हैं। एक तो तृष्णा, एपेटाइट जिसे कहते हैं, दूसरा होता है मनोवेग जिसे इंग्लिश में इमोशन कहा जाता है, और तीसरा होता है ज्ञान जिसे नॉलेज बोला जाता है। तो जो हमारे तृष्णा का जो स्थान होता है, हमारी जो एपेटाइट है उसका मनुष्य की कमर में है, उसका जो स्थान है तृष्णा का वो मनुष्य की कमर में होता है। मनोवेग जो हमारे इमोशंस होते हैं उनका स्थान हमारे हृदय से होता है, और जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी नॉलेज है, नॉलेज पावर जो है उसके जो प्लेस है हमारी बॉडी में वो हमारे मस्तिष्क में होता है। तो इन तीनों ही गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है। जैसे जिसमें तृष्णा, जिनके पास एपेटाइट की प्रधानता होगी, वो लोग उद्योग व्यापार को तत्पर रहेंगे, जो कि मतलब इमोशंस से भरपूर होंगे, जिनकी जो खूब बहुत इमोशनल होंगे, वो लोग सैनिक बनते हैं और युद्ध के मैदान में अपना पराक्रम दिखाते हैं, और जो कि ज्ञान से संपन्न होते हैं वो लोग दार्शनिक बन जाते हैं। सर्वोत्तम अवस्था वह है मनुष्य की जिसमें हमारी जो तृष्णा है, हमारे जो एपेटाइट है, उसे हमारे मनोवेग से शक्ति मिल जाए और ज्ञान से मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो जो राज्य की सर्वोत्तम अवस्था होगी जिसमें व्यापारी वर्ग अपनी गतिविधियों और मतलब कि जितने भी इन्होंने 3 वर्ग बताए, मतलब कि ये तीनों ही वर्ग अपने अपने क्षेत्रों तक या अपने अपने कार्यों तक सीमित रहें, दूसरे के कार्यों में दूसरों के उसमें हस्तक्षेप ना करें। तो इस तरह से उन्होंने जो है अपने आदर्श राज्य का मूल मंत्र रहा है वो यही रहा है। अब हम बात करेंगे अरिस्तु की। अरिस्तु का ये जो कोट है ये बहुत ही बार पूछा भी जाता है, और सभी लोगों ने, जो भी राजनीति विज्ञान यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सभी लोगों ने सुना भी होगा कि जो व्यक्ति राज्य में रहने योग्य नहीं है, और या कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना आत्मनिर्भर हो कि उसे राज्य की जरूरत ही ना हो, तो या तो वो व्यक्ति निरा पशु होगा, या तो व्यक्ति मतलब पशु है, और या तो वो देवता स्वरूप है। तो यही कारण है कि व्यक्ति और राज्य के संबंध पर विचार करते समय राज्य का ध्यान पहले आता है और व्यक्ति का बाद में। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे संपूर्ण शरीर की कल्पना पहले की जाएगी और फिर उसके अंगों की, और जैसे जैसे आप सिद्धांत और पढ़ते जाएंगे उसमें आप ये देखेंगे जैसे जैसे हम लोग जो है व्यक्ति पर हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, उसमें कहा जाएगा कि भाई हर एक व्यक्ति के हर एक अंग जुड़ेंगे तभी जाके एक शरीर बनेगा। लेकिन यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार ये बात की जाती है कि एक शरीर है, पहले हम जो कल्पना करेंगे वो पूरे शरीर की करते हैं, फिर उसके बाद उन अंगों को उनके स्थान पर रखा जाता है। इसके अलावा जैसे हमने अरिस्तु को समझ लिया है, अगर हम एडमंड बर्ग की बात करते हैं, एडमंड बर्ग ने भी राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कंजर्वेटिज्म जो रूढ़िवाद है उसकी पुष्टि की है। उन्होंने लिखा है कि राज्य का जो ऐतिहासिक विकास है वो जीवित प्राणी के विकास के ही तुल्य है। मतलब उनका ये मानना है कि जैसे एक जीवित प्राणी का विकास होता है, ठीक इसी तरह से एक ऐतिहासिक विकास क्रम राज्य का भी होता है। जैसे जैसे जीवित प्राणी अपने अलग अलग अंगों की तुलना में बड़ा और जटिल होता जाता है, और अगर हम उसके अंगों की चीड़ फाड़ कर देते हैं तो वो जीवित नहीं रह पाता। ठीक वैसे ही अगर राज्य जो है अपने कंपोनेंट्स की तुलना में बड़ा
और जटिल होता है। अगर हम उसके कंपोनेंट्स को देखें तो वो ऑब्वियसली वो अपने उनकी तुलना में बड़ा होगा। और अगर हम उसके अंगों को काट देते हैं तो जो अंग है उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो इन लोगों ने जिसे चाहे वो अरस्तु है, प्लेटो है, एडमंड बर्ग है, इनमें समय में काफी डिफरेंस है, लेकिन अगर हम विचार देखें तो एडमंड बर्ग के विचार भी हमको जो है वो अरस्तु से मिलते जुलते ही हैं राज्य की उत्पत्ति को लेकर। ठीक इसी तरह से जो जीव वैज्ञानिक रहे हैं उनका भी कुछ इसी तरह से मानना है। उसमें अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करते हैं तो उन्होंने प्राकृतिक प्राणी और राज्य रूपी प्राणी की विस्तृत तुलना की है। स्पेंसर ने यह तर्क दिया है कि जैसे प्राणी की समृद्धि, प्राणी की जो ग्रोथ है वो अपने आप सही ढंग से होती है, उसी तरह जो राज्य है उसका विकास भी अपने आप होने देना चाहिए। हमें किसी भी तरह के कृत्रिम उपाय उस पर नहीं थोपने चाहिए, और अगर हम इस तरह के उपाय उस पर थोपते हैं तो जो उसकी स्वाभाविक विकास की जो दर है उसमें रुकावट आ जाती है। तो ये हमने जो है राज्य जो इसकी मान्यता है आंगिक सिद्धांत की, वो जो अलग अलग फिलोसोफर्स हैं, चाहे प्लेटो है, अरस्तु है, एडमंड बर्ग है, जे फिक्टे हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, इन लोगों का क्या मानना है इसका प्राकृतिक होने पर। साथ ही साथ इसकी जो है एक और मान्यता इसके लिए काफी इसकी फेमस है कि राज्य, ये इस सिद्धांत की कि इन लोगों का मानना है कि राज्य जो होती है वो एक नैतिक संस्था होती है। और इसमें अगर हम बात करें अरस्तु के विचारों की तो अरस्तु कहते हैं, अभी हम यहाँ पर इसलिए जो है ज्यादातर फिलोसोफर्स का कोट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इससे हमारे लिए इस सिद्धांत को समझना थोड़ा और आसान हो जाएगा। इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि जब हम इन फिलोसोफर्स को समझ रहे हैं, इनके विचारों को हम पढ़ रहे हैं, तो उनके विचारों पर उनके समय काल परिस्थिति का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो अगर अरस्तु इसको एक नैतिक संस्था मान रहे हैं या इसको एक प्राकृतिक संस्था मान रहे हैं तो वो किस तरह से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं उसको हमें समझने की जरूरत है। आज के समय में ये पूरा थ्योरी किस आधार पर हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये एज इट इज यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है, तो क्या इसके आधार हैं। तो इसके लिए हमें इन क्योंकि फिलोसोफर्स के आधार पे समझने से हमारे लिए बहुत कुछ आसान हो जाता है, क्योंकि हम क्या कर पा रहे हैं, हम एबल हैं ये जानने के लिए कि अच्छा ये प्लेटो जो है वो इस समय काल के हैं, तो इन्होंने अगर इस तरह का विचार दिया है या राज्य की उत्पत्ति को लेकर वो यह सोचते हैं, तो अच्छा इसके पीछे ये वाला कारण है कि उस समय की जो काल था, वो जिस समय में वो अपना उनके विचार थे वो उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। अरस्तु कहते हैं कि जैसे शरीर के विभिन्न अंग अपनी पृथक पृथक अलग अलग क्षमताओं के अनुसार अलग अलग कार्य संपन्न करते हैं, वैसे ही समाज में विभिन्न मनुष्य अपनी योग्यताओं के अनुसार ही अलग अलग कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसीलिए अरस्तु ने कहा कि कुछ मनुष्य अपने जन्म के समय से ही दास बनने के लिए होते हैं और कुछ लोग स्वामी बनने के लिए। तो यहाँ पर जो अरस्तु ने स्टेटमेंट दी है, तो ये आज के समय में हम इसको किसी भी तरह से नहीं स्वीकार सकते हैं। अब उन्होंने अपनी इस स्टेटमेंट से कहा जा सकता है कि वो दास प्रथा को वो उचित ठहराते थे, और उन्होंने इसको उचित ठहराने के पीछे जो तर्क दिया है वो ये दिया है कि जैसे शरीर में कुछ ही अंग सोचने और समझने की शक्ति रखते हैं और दूसरे अंग उनके नियंत्रण में रहकर ही अपना काम कर सकते हैं, उसी प्रकार जो दास होते हैं वो स्वयं नैतिक गुण से शून्य होते हैं, अतः अपने स्वामी की सेवा करके ही वे नैतिक गुण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसे हम आज के समय में किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो यह सिद्धांत किस तरह से जो है जो क्लास का जो डिस्टिंक्शन है उसको बढ़ा रहा है। तो जो वर्ग भेद है, मतलब कि यहाँ पर दास और स्वामी, इसको बढ़ा रहा है। अगर हम प्लेटो ने जिस तरह से मतलब क्लासिफाई किया है, उनकी क्लासिफिकेशन से भी एक तरह से जो है क्लास का डिवीजन हो रहा है। तो ये जो सिद्धांत है वो इस तरह से आज के समय में स्वीकार्य नहीं होगा। ये जो सिद्धांत है अगर हम देखें ये मनुष्य की समानता के विरोधी है। ये जो है अगर हम इसे और डेप्थ में समझेंगे तो जो भी वंचित वर्ग है उनको जो है ये शुरू से ही अयोग्य ठहराकर उन्हें उन्नति के अवसर भी नहीं देता, मतलब उनको बिल्कुल ही उनको विश्वास ही नहीं करता कि हाँ इन लोगों को भी अवसर दिए जाने चाहिए। तो ये जो है इसकी आलोचना है।
इसके अलावा आगे का जो हमारा लेक्चर होगा राज्य की ही सीरीज में, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझने के, तो इसमें हम उदारवादी और व्यक्तिवादी जो पर्सपेक्टिव है उसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हम अलग अलग तरह से जो है स्टेट की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और इन सब को भी हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।